आप दूर मत जाइए, आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की कि हम 101वें स्थान पर आ गए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए, उसने कहा कि इस महामारी की विभीषिका में 100 लोगों ने हिंदुस्तान के 13 लाख करोड़ रुपए कमाए और 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। इसलिए पूरी कहानी बयान कर देती ऑक्सफैम की रिपोर्ट की मोदी सरकार ने किस दिशा में असल में नहीं। रिपोर्ट ये भी बता रही है कि बिहार के बाद झारखंड में 42.16% जनता गरीब है। झारखंड में तो आपकी सरकार है। अगर इस देश में अनुसूचित जनजाति 50% से ज्यादा वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, तो इट्स अ स्लैप ऑन आवर फेस। 75 साल की तमाम सरकारों के मुंह पर इससे बड़ा तमाचा हो सकता है कि हमारे अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई आज भी आधे से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं। अभय दुबे, हमारी प्राथमिकताएं ही गलत हैं क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और जिन पैमानों पर यह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया है, इन पर तो हम ध्यान नहीं देते। गरीब को जी चुनाव आए, जी आपको चूल्हा दे देंगे, जी आपको ये दे देंगे, आपको 500 रुपए दे देंगे। वो भीख दे दी, मैं जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो भीख दे दी, वोट ले लिया, बात खत्म। नहीं, देखिए, नीतिगत निर्णयों से ही होगा। अगर आप उठाकर देखेंगे तो खुद मोदी सरकार की 15-16 का जो इकोनॉमिक सर्वे उसको उठाकर देखिए। उन्होंने कहा कि आजादी के समय जो गरीबी हिंदुस्तान में 70% थी, वो जनवरी 2000 तक घटकर 2014 तक घटकर 21% आ गई। मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट हम लोगों का था। लेकिन आज जो डेटा है वो बहुत भयानक और चौंकाने वाले हैं। आपने बताया 51% बिहार, 42% झारखंड, एमपी में 36%। अब आप ये देखिए कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पर अगर आप गौर करेंगे, कितने चौंकाने वाले आंकड़े। वो बता रहे हैं कि बिहार में 51.88% लोग, मतलब 0 से 59 महीने का बच्चा हो, 15 से 49 साल की महिला हो या 15 से 54 साल का पुरुष हो, 51.88% कुपोषित है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 44.47% आपके कुपोषित है। वही हाल आपका मैटरनल हेल्थ में देख लो। मैटरनल हेल्थ में कितने चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जो सर्वे के पिछले 5 साल है गर्भवती महिलाओं का, और ये एक राज्य की बात नहीं है ना, ये पूरे देश की समस्या है। साउथ इंडिया को छोड़ दो। नहीं, तो मैं यही कह रहा था कि वो मोदी जी इतना आखिर संसाधन जिसकी आप बात कर रहे थे कि हम झोंक रहे हैं। आप हर एक भाषण प्रधानमंत्री जी का उठाकर देख लीजिए, वो कहते हैं इंद्रधनुष स्कीम, हमने हेल्थ के सेक्टर में इतना काम किया, उज्ज्वला की योजना। अरे तो कहां गया वो फिर? वो जो जितने आपने असेट्स, आप देखिए रेडियो, टीवी, साइकिल, मोटरसाइकिल, इन सारों में से जिनके पास एकमात्र है और जो डिप्राइव्ड है, उनके अगर आंकड़े आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 19%, यूपी में 12%। मतलब इनके पास एक साइकिल भी नहीं है, इतनी बड़ी आबादी के पास। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर आपकी निगाह पड़ी, मन थोड़ा महसूस कर रह गए। 75 साल हो गए और बिहार में आधी से भी ज्यादा आबादी आज भी गरीब है, और ये सरकार के आंकड़े हैं। नहीं, देखिए, जो इंडेक्स से फिगर निकल के आती हैं, और मेरे और आप जैसे लोग जो देश में घूमते भी हैं, उनको इस बात की तो चिंता हम लोगों को सभी को है कि हमारे देश में हमने काफी तरक्की करी है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी आपको व्यापक रूप से देखने को मिलती है। ये इंडेक्स भी उसी का जिक्र कर रही है। और ये गरीब या अमीर कोई 1, 2 या 4 या 1 उसमें नहीं हो जाता, इसको सालों लगते हैं, मतलब जनरेशन लग जाती है इससे पहले कि किसी व्यक्ति का आर्थिक जो स्टेटस है वो बदलता है, अर्थात वो गरीब से लोअर मिडिल क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास से अपर, इसमें समय लगता है, 10 साल 15 साल तो कम से कम लगता है इसके अंदर। और दूसरी तरफ ये इसको देखने का ये भी है कि जब 1947 में हम आजाद हुए, उस समय हमारी आबादी 40 करोड़ थी और पर कैपिटा इनकम लगभग $200 थी। आज आबादी लगभग 140 करोड़ है और पर कैपिटा इनकम $2000 से ज्यादा है। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाना चाहें तो 400 साल पहले भारत तो दुनिया का दूसरा सबसे संपन्न देश था, है ना। तो ये लेकिन अब आज की तारीख में हमारे सामने जो डेटा निकल के आ रहे हैं, हम चारों तरफ खुद देखते भी हैं, ये एक चुनौती हम सबके लिए है। अब इसको एक राजनीतिक ये दे देते हैं, भाई बिहार में तो आपकी सरकार है तो जिम्मेदार। देखिए, बिहार में जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां इवॉल्व हो रही हैं, काफी समय से हैं। अगर 50 का दशक देखें, 60 का दशक देखें तो बिहार का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो बेहतर होते थे, पर वहां कुछ ऐसी सरकारें बीच में आई
जिन्होंने बिल्कुल विकास पर ध्यान नहीं दिया। तमाम वहां से लोग निकल करके और भारत के अन्य इलाकों में चले गए, दिल्ली में भी काफी लोग आए। तो ये नहीं, इसको हमको एनालाइज नरेंद्र तनेजा, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, मैं एक व्यापक सवाल पूछ रहा हूं। 2004, और आप तो साक्षी हैं, तेंदुलकर कमेटी की पॉवर्टी लाइन को भी, जो गरीबी रेखा उन्होंने रेखांकित की थी, उसके मुताबिक 40 करोड़ 72 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे, और 2011 में यह आंकड़ा 26 करोड़ 98 लाख पर आ गया। तो देश ने अच्छा काम किया, लेकिन, और ये यहां पर मैं बता दूं कि वही तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करते हुए संतोष मेहरोत्रा, जो मेरे आज शो पर मेहमान भी हैं, उन्होंने आकलन किया है कि 2019 में जो 26 करोड़ 98 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो आंकड़ा बढ़कर 34 करोड़ 63 लाख हो गया। 7 करोड़ के करीब का इजाफा, और अभी कोरोना काल को तो हमने अकाउंट फॉर नहीं किया है। देखिए, देखो डेटा की आप चर्चा कर रहे हैं, हमारे चुनौती है संदीप की। मुझे नहीं लगता कोई भी हमारे पैनल पे या पैनल के बाहर इस चीज को नकार सकता है कि हमारे पास, अब अगर कोई भी सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर जो है, अगर ममता बनर्जी या उससे पहले सीपीएम हो जाए, अगर उन्होंने उद्योगों को नहीं आने दिया, उन्होंने मान लिया टाटा वहां कार प्लांट नहीं लगा पाया, उसका भुगतान आज भी हो रहा है, वो डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। या वहां पे जब लालू प्रसाद यादव बिहार में थे और वहां पे आपने देखा किस तरीके से विकास का तो बिल्कुल होली जल गई थी, तो उसका वो डेटा भी इसमें निकल के आ रहा है। संतोष जी रहे उसमें भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी भी सरकार से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, अगर विकास जो बिना उसके तो कुछ नहीं होता। नहीं, सरकारों की पोल खुल रही है, क्या वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, नरेंद्र तनेजा, कि देखिए गरीबों को लुभाने के लिए आप रेवड़ियां बांट देते हो, पर दरअसल गरीब का गरीब ही बनकर रह रहा है आज की तारीख में। संदीप, मैं ईमानदारी से आपसे डिबेट कर रहा हूं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ, कि अगर मान लिया, देखिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो एग्री बिल्स अभी वापस ले रहे हैं हम लोग, अगर वो बिल आ जाते आगे तो 10 साल में हमारा हर किसान देश का जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता, उसे भी वही आजादी मिल जाती जो हमारे पैनल में हुए सब लोगों के पास है, वो भी संपन्न होता, उसको आजादी मिलती, एम्पावर्ड होता। लेकिन आपने देखा किस तरीके से उसको या तो समझ नहीं पाए, जो भी था। अब ये जब आप डिबेट ऐसी करेंगे 10 साल बाद, ये डेटा भी रिफ्लेक्ट करेगा कि आजादी नहीं मिल पाई तो उसका क्या परिणाम हुआ। इसी तरीके से अगर देखिए, इसी तरीके से उद्योगों का लीजिए, अब ये विरोध होता है कि भाई आपने जैसे गिनाया इतने बिलियनर है, अगर उद्योग लगेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो कुछ लोग अमीर होंगे। वो बिलियनर ये तो है नहीं कि मेरे और आपसे ज्यादा खाना खा लेगा। नहीं, के शेप रिकवरी हो रही है क्या देश में? अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है। बिल्कुल, जब रिकवरी हो तो वी शेप्ड हो, सबका फायदा हो। संदीप जी, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके से आता हूं, एक शरणार्थी परिवार था, वहां मेरा जन्म हुआ। गरीबी मैं जानता हूं, मैं इसकी लेके सिंपैथी नहीं ले, मुझे पता है गरीबी क्या चीज है, और मैं वहां से जो है निकला, और इसी देश की व्यवस्था है कि मुझको जो है दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का मौका मिला। आज जो है वो सब कुछ मेरे जैसे तमाम साथी है, हम लोग उसी गांव से 20 लोग निकले और 20 अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि यह कि चुनौती है, और ये मत हमको भूलना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है, मैं पॉलिटिशियन आमतौर से उसकी बात नहीं करते, आबादी, हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक, लेकिन उसके साथ जो आबादी पर किसी भी तरीके का लगाम नहीं लगी। अब आबादी बढ़ती जाएगी, डेटा को उस हिसाब से देखा जाएगा, और उसका कोई नाम नहीं लेगा। आपने भी एक दफे नाम नहीं लिया, जब तक उसका नहीं लेगी तो जो विकास होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपके जीडीपी से ज्यादा है